हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? एसएससी स्टेनोग्राफर का आज है आपका ये सेट नंबर 3, इसको हम लोग कराएंगे। पार्ट 1 इसका आज अपलोड हो जाएगा, यानी कि एक पार्ट इसका आज आ जाएगा, जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे 50 के आसपास, और नेक्स्ट पार्ट इसका हम लोग करेंगे कल मॉर्निंग में अपलोड, जैसे कि हर रोज़ होता है आपके साथ में। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि आज रात 10 बजे, कंटिन्यू नहीं, डेली नहीं, लेकिन आज रात 10 बजे आपके सामने एक वीडियो आ जाएगी क्लोज टेस्ट की। यस, क्लोज टेस्ट को सोल्व करने की ट्रिक्स मैं बताऊंगा आज रात को 10 बजे। यस, उचित समय मिलने पर ये वीडियो अपने आप आपके पास आ जाएगी रात 10 बजे। देख लीजिएगा, एक बार तैयार रहेगा। उम्मीद है कि मैं अपलोड कर दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कह सकते, समय की पाबंदी का खेल किसी को नहीं पता, इसलिए तो फिलहाल अभी जो हम लोग ये सेट कर रहे हैं, ये है आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का सेट नंबर 3 2018 का एक सेट है, और सोल्व करते हैं इसको। अब पहला क्वेश्चन है आपका नरेशन पे आधारित, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे। कह रहा है कि करण सेड टू अस यू शुड लीव अर्ली फॉर द एयरपोर्ट सो एज टू रीच ऑन टाइम। यहाँ उसने लगाया शुड। देखिए, शुड का शुड ही रहेगा, शुड का चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखें आप। यस, तो करण टोल्ड अस दैट, यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है आपका अस, इसलिए इसका हो जाएगा वी। करण टोल्ड अस दैट वी, करण टोल्ड अस दैट वी, करण टोल्ड अस दैट, यानी कि सी रेस से बाहर, और करण टोल्ड अस दैट वी, ये ए बी और डी रेस में शामिल हुए। और वी के बाद में वुड पहले में है, दूसरे में हैड है इसलिए ये बाहर, तीसरे में शुड है इसलिए ये रेस में शामिल। याद रखिएगा, यहाँ पे शुड चाहिए के अर्थ में है, एज ए सब्जेक्ट ये पोजीशन चेंज नहीं करेगा अपनी, तो यहाँ पे अच्छा हुआ कि आप इसको शुड ही रहने दें और वी के साथ में आप शुड लगाएं, यानी कि डी आंसर रहने दें। यस, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसका आंसर डी लगाएं। यस, डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट है आपका वोकेबलरी बेस्ड। ये वोकेबलरी आपकी बीनीथ, जो कि है एक प्रपोजिशन। बीनीथ का मतलब होता है नीचे। जब किसी चीज़ को आप किसी चीज़ के जस्ट बिल्कुल नीचे रखते हैं, उसके लिए लगाते हैं आप लोग बीनीथ। यस, ये 3 वर्ड होते हैं आपके, जैसे नीचे के अर्थ में। मैं आपको तीनों बता दूँ। एक आपका बीनीथ, दूसरा है आपका बिलो, थोड़ा मैं बड़ा कर दूँ कैमरे को, और तीसरा है आपका अंडर। बीनीथ का मतलब होता है बिल्कुल जस्ट टच करते हुए नीचे होना। अंडर का मतलब नीचे लेकिन टच करते हुए ना हो। बिलो का मतलब नीचे लेकिन ना टच करते हुए हो, ना उसकी सेम डायरेक्शन में हो। यस, ये तीनों चीज़ें याद रखें आप। ये बहुत ही बढ़िया प्रिपोजिशन है, आपके लिए काम आ सकती हैं, एग्जाम में आई है तो मैंने आपको बता दी। यस, इसलिए इन्हीं की जस्ट 3 भाई और भी हैं, वो हैं उल्टे, ऑन, अबव और ओवर। ऑन मतलब जब कोई चीज़ किसी चीज़ के जस्ट टच करते हुए ऊपर रखी हो, अबव ऊपर हो लेकिन टच करते हुए ना हो, जस्ट ऐसे समझ लीजिए, और ओवर मतलब ऊपर हो लेकिन उसके डायरेक्शन में हो, सेम, ओवर। यस, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। ज़रा तीनों का एक एग्जाम्पल हो जाए सभी का ही। मैंने कहा आई पुट माई पेपर बीनीथ द बेड शीट। अक्सर बेड शीट के नीचे लोग वक्त सामान भर देते हैं अपना, वहाँ से ही लिया है। ही शी सैट अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, द रिवर इज फ्लोइंग बिलो द ब्रिज, बिलो द ब्रिज। तो ये कुछ सेंटेंस मैंने आपको बताया तीनों प्रपोजिशन पर। पहले वाली पे, पहले में कह रहा है कि सॉरी, चादर के नीचे उसने पेपर रख दिए तो इसलिए बिल्कुल जस्ट टच करते हुए होंगे। पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, उसके ही डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में, लेकिन जस्ट नीचे नहीं होगा। और ब्रिज के नीचे बह रही है नदी, तो खाली ब्रिज के नीचे ही नहीं, सारी तरफ बह रही होगी, लेकिन है ब्रिज के नीचे ही, ये कह सकते हैं आप। तो ये हो गया आपके एग्जाम्पल, बाकी उनके तो आप अच्छे से जानते ही हैं। ब्रिज मतलब नीचे। हमें यह बताना है एंटोनियम्स। तो यहाँ पे अच्छा होता अगर यहाँ ओन होता, लेकिन ओन है नहीं, तो अब आप यहाँ पर अबव लगाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं लगाएंगे, बिकॉज बाकी सभी प्रपोजिशन है। बिनाइड मतलब पीछे, बिसाइड मतलब
बगल में, अपोजिट मतलब सामने। और कमाल की बात, कल ही एक हमारे विमल मित्तल जी का जवाब था, सवाल था, एक कह रहे थे कि सर वोकेबलरी को बता दीजिए किस तरह हमें सेम मीनिंग हो तो कैसे पता लगाएं। देखिए ऊपर अगर दिया गया वर्ड प्रपोजिशन है तो आपको इसके लिए ऑप्शन भी प्रपोजिशन ही चुनना होगा। अगर यहाँ पे नीचे के लिए कुछ और वर्ड होता, जैसे डाउन होता या फिर कुछ और होता, तो उसको बाहर निकाल देते रेस से बाहर। प्रपोजिशन है तो इसका ऑप्शन भी प्रपोजिशन ही होगा, ये ध्यान रखें आप। अगर ये एडजेक्टिव होता तो इसका ऑप्शन एडजेक्टिव होता, अगर ये एडवर्ब होता तो इसका ऑप्शन एडवर्ब होता, अगर ये वर्ब होती तो इसका ऑप्शन भी वर्ब होता, अगर ये नाउन होती तो इसका ऑप्शन भी नाउन होता। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखा करें आप जब आप वोकेबलरी के क्वेश्चन कर रहे हो तब। अगला पोर्शन है आपका, आपको बताना है कि किस पार्ट में इसके ग्रामेटिकली एरर है। कह रहा है कि द स्टाफ ऑफ द डायरी। अब यहाँ पे सेंटेंस में उसने कहा द स्टाफ ऑफ द डायरी, डायरी यानी कि दूध वाली, द स्टाफ ऑफ द डायरी। यस, याद रखें मैंने आपको हमेशा कहा है कि प्रपोजिशन के बाद वाले एक पार्ट को हम लोग कुछ नहीं मानते, इसे कट कर दीजिए, इसके हिसाब से आपको वर्ब लगानी है। अब प्लूरल आई या सिंगुलर ये डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट पे। द स्टाफ ऑफ द डायरी वॉज फॉर्म दैट देर वॉज नो स्पेस इनसाइड फॉर मोर कटल एज देर वॉज ऑलरेडी 25 स्ट्रे एनिमल इनसाइड। यस, अब यहाँ पे द स्टाफ के साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है और प्लूरल वर्ब भी आ सकती है, डिपेंड करता है इसकी यूज़ पे। हालांकि यहाँ पे ऐसा कुछ क्लियर नहीं हुआ कि इसका यूज़ एज ए प्लूरल है या एज ए सिंगुलर, तो यहाँ तो मैं वॉज ही लगाऊंगा साथ में इसके, ये कन्फर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वॉज ही रहेगा। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो आगे मुझे दिख रहा है यहाँ पे देयर वॉज नो स्पेस, नो स्पेस अनकाउंटेबल है, ये भी ठीक है। इनसाइड फॉर मोर कैटल एज देयर वॉज ऑलरेडी 2500 स्ट्रे एनिमल इनसाइड। अब देयर के बाद जो यहाँ पे वर्ड लगाया उसने वॉज, कह रहा है कि देयर वॉज 2500 ऑलरेडी एनिमल्स, यानी कि 2500 एनिमल्स हैं, यानी कुल मिला के बाद इन शॉर्ट लिखिए आप। अब ये 2500 जो है प्लूरल है और इस प्लूरल के लिए आपको लगानी चाहिए थी प्लूरल वर्ब, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताई थी ये बात, देयर के बाद जो आने वाली वर्ब है वो देयर के हिसाब से कभी नहीं आती, वो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। यस, इसके अकॉर्डिंग नहीं आती है। बाद वाला सब्जेक्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। देयर यहाँ पे सिर्फ सेंटेंस को इंट्रोडक्ट कर रहा है, इसे बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। यस, क्लियर है बात आपके लिए। जैसे कि आपने कहा देयर इज़ अ गर्ल और आपने कहा देयर आर 2 गर्ल्स, तो इन दोनों सेंटेंसों में अंतर देख रहे हैं आप। अगर ये देयर की वर्ब होती तो चेंज ना होती, जैसे कि आई के साथ आप एम लगाते हैं तो ये आई की वर्ब है। यस, आप आई के साथ इज़ नहीं लगा सकते, आप आई के साथ आर नहीं लगा सकते, ये चेंज हो जाएंगे, वरना ये देयर की वर्ब नहीं है। अगर देयर की वर्ब होती तो चेंज ना होती, ये अ गर्ल की वर्ब है और ये 2 गर्ल्स की वर्ब है। यस, इसीलिए यहाँ पे आपने आर लगाया। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि देयर वाला सेंटेंस आपका रिवर्सेबल है। क्या है आपका? रिवर्सेबल है। जैसे कि आपने कहा देयर इज़ अ गर्ल, आप इसे बना सकते हैं अ गर्ल इज़ देयर, ये भी इसका एक प्रोसीजर हो सकता है। रिवर्सेबल सेंटेंस है, जैसा मर्जी बना लीजिएगा। इसको पैसिव नहीं कह सकते, लेकिन आप कहीं आप इसको पैसिव कहना शुरू कर दें, ये पैसिव नहीं है। यस, सामान सारा पूरा है, बस आपने इसको आगे पीछे किया, मीनिंग भी वही निकल रहा है। देयर इज़ अ गर्ल, वहाँ एक लड़की है, अ गर्ल इज़ देयर, एक लड़की वहाँ है, बात एक ही है। यस, ये था आपका देयर का पूरा प्रोसीजर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए, देयर वर ऑलरेडी 2500 स्ट्रे एनिमल इनसाइड। यस, मेरी बात समझ में आई आपको आराम से? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी। अच्छा देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग इशू रहता है मेरा, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा एक हाथ से मोबाइल भी पकड़ना है और लिखना भी है और समझाना भी है, मोबाइल क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है, तो थोड़ा राइटिंग इशू रहता है। और कुछ राइटिंग मेरी ईश्वर की दुआ से बहुत अच्छी है, तो इसलिए, लेकिन आप सिर्फ समझने पर ध्यान दें, इसलिए मैं साथ साथ बोलता रहता हूँ, आप समझने पर ध्यान दीजिएगा। मेरा ये अवगुण आप मुझे माफ़ कर दीजिए, इस अवगुण के लिए। राइटिंग मेरी शुरू से ही बहुत अच्छी है। यस, अवार्ड मिले हैं मुझे खूब सारे स्कूल से, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा अपनी राइटिंग के लिए। चलिए फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका क्लोथ टेस्ट। द सेफ्टी ऑफ द शीप्स एट सी डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन द अरेंजमेंट मेड इन द शिप्स देमसेल्फ, डेंजरस डैश एंड रॉक्स। अब यहाँ पे एंड के बाद जो वर्ड आया है, एंड के पहले भी उसी के अकॉर्डिंग वर्ड यहाँ पे आएगा। देखिए, रॉक्स बोलते हैं चट्टानों को। किसको बोलते हैं? रॉक्स, चट्टानों को। और चट्टान होते हैं समुद्र के अंदर। यस, रॉक्स यानी कि चट्टान, और चट्टान होते हैं समुद्र के अंदर। तो अगला वर्ड में यहाँ पे ऐसा ही आएगा जो समुद्र के अंदर हो। पहला वर्ड है कोस्ट।
यस कोस्ट बोलते हैं समुद्री किनारे को। उससे अगला वर्ड है बीचेस, जो समुद्र के बाहरी हिस्से होते हैं। पोर्ट यानी कि द्वीप वगैरह, जहाँ पे बंदरगाह वगैरह सामान करता है। और उसके बाद हार्बर, हार्बर भी बंदरगाह की तरह ही यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपका वर्ड आ जाएगा कोस्ट, COASTS, कोस्ट। सो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, डेंजरस कोस्ट एंड रॉक्स मे बी सीन इन द डैश बट दे आर ए डैश थ्रेट टू सेफ डैश एट नाइट। यहाँ पे डे और नाइट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे मे बी सीन इन द डैश एंड नाइट, यानी कि बट आया तो विरोधाभास है। क्या है? बट आया तो विरोधाभास, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन। याद रखें आप, बट आता ही कॉन्ट्राडिक्शन के लिए। अगर एंड आता तो कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन बट है तो समझो कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन के बाद वाला वर्ड क्या है आपका? नाइट। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन से पहले वाला वर्ड रहेगा आपका डे। क्या रहेगा? डे। वो है आपका सी ऑप्शन, डे टाइम, यानी कि फिफ्थ का हो जाएगा सी, बिल्कुल क्लियरली। बट मे बी सीन इन द डे टाइम बट दे आर अ थ्रेट टू सेफ डैश एट नाइट। अब यहाँ आपको देखना है कि यहाँ क्या ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पे रात में यात्रा करने के लिए हम लोग लगाएंगे नेविगेशन, क्योंकि नेविगेशन लगता है नौकाचारण के लिए। ये अलग से होता है समुद्र के जहाज़ों के आगे लगे होते हैं, जो दिशा सूचक का काम करते हैं, नेविगेशन। यस, इसके डिपार्टमेंट भी होते हैं अलग से ही। नेट पर सर्च कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से पता चल जाएगा इसके बारे में। नेविगेशन एट नाइट। लाइट हाउस आर देयर फॉर डैश एट सच प्लेसेस टू वार्न सेलर्स ऑफ द डैश। लाइट हाउसेस आर देयर फॉर, अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, आर देयर फॉर रेज्ड। रेज का मतलब होता है मैंने आपको बताया था दो वर्ड होते हैं आपके, एक तो राइज और एक रेज्ड। रेज, राइज की सेकंड फॉर्म में रोज और उसकी थर्ड फॉर्म में राइजन, और रेज की है रेज्ड और इसकी थर्ड फॉर्म भी रेज्ड ही रहेगी। ये लगता है तब, ये अपने आप उठने के लिए है, सेल्फ के लिए, और ये डिपेंडेंट है, यानी कि जब कोई चीज़ उठाए तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। जब आप ऊपर उठा रहे हैं किसी चीज़ को, मैंने ये पेन यहाँ से उठाया तो ये रेज है, यस। और जब कोई चीज़ अपना आप ऊपर उठ रही है तो राइज है। जैसे कि सन के लिए लगा सकते हैं, मुद्रास्फीति के लिए लगा सकते हैं, इन्फ्लेशन के लिए। जब कोई चीज़ अपना आप उठ रही हो या गिर रही हो, हालांकि उठने के लिए ये खाली तो राइज लगाएंगे, कोई चीज़ उठाई जा रही हो तो रेज लगाएंगे। आपने झंडा हाथ में लेकर उठाया तो रेज है, नोट राइज है वो। यहाँ पे इस बात का भी अंतर रखें। तो रेज यहाँ पर हो सकता है कि उठा करके लगाए जाएँ। उसके बाद है अगला वर्ड इस्टेब्लिश्ड, कोई बिल्डिंग नहीं है ये। इरेक्टेड, फाउंडेड, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। लाइट हाउस आर देयर फॉर रेज्ड एट सच प्लेसेस टू वार्न सेलर्स ऑफ द डैश। वार्न करा जाए सेलर्स को, किससे? डैश से, यानी कि डेंजर से, खतरों से। लाइट हाउस तभी तो लगाए जाएंगे ना, तो डेंजर, यानी कि ये कन्फर्म है कि 8 में सी आएगा। मॉडर्न लाइट हाउस आर पुट अप एट ऑल सच प्लेसेस, मुंह से निकला ही नहीं कुछ और। सच प्लेसेस नियर द कोर्स फॉलोड बाय डैश, फॉलोड बाय डैश। अब फॉलोड बाय किसके द्वारा? कौन घूम रहा है नाव में? यस, फॉलोड बाय सेलर्स, बोट्स, शिप्स या कैप्टन। फॉलोड बाय कैप्टन्स। ऑन सम रॉकी कोस्ट सेवरल लाइट हाउस मे बी डैश, मे बी डैश। 11 में देखें, पुट, बिल्ट, इस्टेब्लिश और सेट। मे बी बिल्ट, मे बी बिल्ट, बी के बाद थर्ड फॉर्म, हालांकि सभी थर्ड फॉर्म है ये, यस। लेकिन यहाँ पाएगा बिल्ट, यानी कि बनाया जाना, नॉट फार फ्रॉम ईच अदर, एंड इन ऑर्डर दैट द डैश ऑन अ शिप मैकेनिक्स, पैसेंजर्स, अटेंडेंट्स और सेलर्स। तो यहाँ आप लगा देंगे सेलर्स, क्योंकि शिप के अंदर बैठते हैं सेलर्स, पैसेंजर्स नहीं। दैट द सेलर्स ऑन अ शिप में डैश वॉच, अंडरस्टैंड, सी, नो। तो यहाँ पे आप लगा देंगे नो, क्योंकि आगे आ रहा है विच। सेलर्स ऑन अ शिप में नो विच इज़, विच यहाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ी है, लेकिन अगर डब्लू फैमिली खड़ी हो तो आप हमेशा नो का इस्तेमाल करते हैं ऐसी कंडीशन में, यस। तो 13 में हो जाएगा आपका नो, यानी कि डी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 14 सेंटेंस। आपको बताना है कि इंप्रूव करना है अंडरलाइन पार्ट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तो कन्फर्म है कि इस सेंटेंस में गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब आ रही है। क्या आ रही है सेंटेंस में? दे विल कम इफ़ यू विल इन्वाइट दैम। सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब है, डबल मॉडल वर्ब आई है। इफ़ से पहले वाले पार्ट में भी मॉडल वर्ब है, इफ़ के बाद वाले पार्ट में भी मॉडल वर्ब है।
और मैंने आपको बताया कि एक ही सेंटेंस में कभी भी डबल मॉडल वर्ब यानी कि डबल फ्यूचर, यस, डबल पास्ट, डबल प्रेजेंट, डबल इंटरोगेटिव, डबल नेगेटिव, यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी जो सेम कैटेगरी की है डबल नहीं आ सकती, चाहे आप उसे हिंदी बोलते हुए इस्तेमाल कर रहे हो। मैंने कहा कि यहाँ थूकना मना नहीं है, मैंने कहा कि यहाँ थूकना मना नहीं है, तो क्या सेंटेंस ठीक है? जी नहीं, मैंने कहा यहाँ थूकना मना नहीं है, इसका मतलब थूको भाई, क्योंकि मैंने मना भी कह दिया और नहीं भी कह दिया, डबल नेगेटिव है। क्या है आपका सेंटेंस? डबल नेगेटिव। जब डबल नेगेटिव होगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। ये तो मैथमेटिक्स की भी टर्म है, माइनस माइनस, जी पता है आपको तो भाई, मैथ भी आती है, माइनस माइनस प्लस, ये मैथमेटिक्स की भी एक टर्म है। यस, तो यहाँ पर डबल फ्यूचर नहीं आएगा। अगर सेंटेंस कभी भी डबल फ्यूचर हो तो क्या करेंगे भाई? मेरे तो हाथ खड़े हैं, आप बताइए क्या करेंगे ऐसे में। मैंने आपको बताया एक रूल, सेंटेंस अगर डबल फ्यूचर हो तो याद रखें इफ़, अनलेस, अनटिल, इन केस। बच्चों माफ़ी मांग चुका हूँ मैं पहली राइटिंग के लिए अपनी, तो कभी आप मुझे साझा दो आज एक बढ़िया वाली। प्रोवाइडेड दैट, सो लॉन्ग एज लॉन्ग एज, वेदर, बिफोर, आफ्टर, वैन। अब इनकी काउंटिंग कर लो जरा एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल मिला के कितने वर्ड है? 11 वर्ड हैं। काउंटिंग इसलिए करवाई जिससे कि आपको याद रहे। कल को जब आप लिखने बैठे तो आपके दिमाग, जब आप नो लिख चुके हो तो आपके दिमाग गूंजता रहे, नहीं नहीं सर ने 11 बताया था यार, 2 हो रहे हैं, कौन से हैं वो 2, कौन से हैं वो 2, दिमाग खटखट करेगा, आपको याद आएंगे, डेफिनेट याद आएंगे। काउंटिंग से ही याद करेगा हर चीज़ को। जैसे कि WH फैमिली कितनी है? 8 W वाली हैं, 3 H वाली हैं, आपको याद रहेंगी। ये डबल मॉडल वर्ब का फॉर्मूले में कितनी वर्ड हैं? 11 वर्ड हैं, आपको याद रहेगा। ये काउंटिंग वाला फंक्शन मेरा बहुत ही फेबुलस है, मेरे तो खुद इसी तरह से याद रहता है, मैंने खुद इसलिए काउंटिंग करी। यस, सबसे बेस्ट तरीका, अगर कभी भी सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब हो तो इनके बाद वाली मॉडल वर्ब हमेशा गलत हो गया, इनके बाद मॉडल वर्ब नहीं आएगी। यानी कि इस सेंटेंस में इफ़ यू विल इनवाइट जो है ये गलत है आपका। अब यहाँ पे खाली आप लगाएंगे इफ़ यू इनवाइट दैम, क्योंकि इससे पहले सेंटेंस विल है। विल को मैं मानता हूँ प्रेजेंट, आपको पता ही है, मैं इसको प्रेजेंट में रखता हूँ और वुड को रखता हूँ पास्ट में, यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म है तो आगे भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इनवाइट से काम चल जाएगा ओनली, क्योंकि पीछे यू खड़ा हुआ है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इनवाइट्स करता, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए कोई बात नहीं। देखिए बोर मत होइएगा, ऐसा मत सोचिएगा बहुत मैं टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे बच्चे बोलते हैं सर समझा के कराया करो, चाहे भले वीडियो कितनी लंबी हो जाए, चाहे भले क्वेश्चन 20 कराओ, लेकिन समझा के कराओ। यस, खतरनाक तैयारी हो जानी चाहिए बिल्कुल, और सही बात भी है। मान लीजिए कर लिए हमने सारे से, डराता कुछ नहीं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। द पीकॉक्स एट अप ऑल माई फ्लावर्स प्लांट्स इन द आफ्टरनून टुडे। इसका बनाना आपको पैसिव। अगर आप गौर करें तो आपको यहाँ दिख रहा है सेकंड फॉर्म 8, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? सेकंड फॉर्म 8। अब सेकंड फॉर्म अगर 8 दिख रही है आपको तो आपको यहाँ पे फिर वॉज या वर भी दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? वॉज या वर, यही रूल है। अगर सेकंड फॉर्म एक्टिव में तो पैसिव बनाते समय वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे आप। कितनों में है? पहले में है, लेकिन पहले में उसने आईएनजी लगा दी इसलिए रेस से बाहर। दूसरे में हैव बीन आ गया इसलिए रेस से बाहर। थर्ड में वर प्लस ईटन है, अभी रेस में शामिल है। फोर्थ में भी वर प्लस ईटन प्लस अप लगाया, हाँ रहेगा शामिल भाई, लेकिन सी बाहर हो जाएगा बिकॉज ईटन के बाद अप नहीं है वहाँ पे, सी बाहर। अब आपका सिर्फ डी देखते हैं। सेंटेंस बनेगा आपका द पीकॉक से, किससे बनेगा? द पीकॉक्स वर ईटन अप बाय ऑल माई फ्लावर प्लांट इन द आफ्टरनून टुडे। जी नहीं, टुडे को यहाँ आपको दैट डे में बदलना था, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। और भाई मैं माफ़ी चाहूँगा कि मेरे पे ये सवाल नहीं हो पाया, क्योंकि जब इसका कोई आंसर है ही नहीं है ऑप्शन में तो मैं कैसे करता इसको? गलत मुझे नहीं करना आता भाई, तो इसका आंसर कोई भी नहीं ऑप्शन में। यहाँ पे लास्ट वाले सेंटेंस में डी वाले में अगर वो टुडे को दैट डे कर दे तो ये सेंटेंस ठीक हो सकता है। मैं इसको प्रिंटिंग की मिस्टेक मानता हूँ एमबी बुक की, और कुछ नहीं है बस ये एग्जाम में ऐसा नहीं रहा होगा। चलते नेक्स्ट सेंटेंस पे। द टीचर टोल्ड अस दैट वी ऑल वर इंटेलिजेंट चिल्ड्रन बट वर नॉट सिंसियर इन आवर वर्क। आपको बनाना है इसको करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म में। इनडायरेक्ट ये पहले से ही है, अगर ये इनडायरेक्ट है पहले से ही, ध्यान दीजिए आपको दिख रहा है पर वर, क्या दिख रहा है आपको ऊपर? आपको वर, आपको बनाना होगा इसे इज एम आर। क्या बनाना होगा इसे आपको? इज एम आर। दूसरे पार्ट में भी आपको दिख रहा है वर, उसको भी बनाना होगा आपको इज एम आर। कितनों में है? पहले में नहीं है, पहला बाहर। सेकंड में आर है और बी पार्ट में भी इसके आर है। थर्ड में वर है, ये भी बाहर। डी में आर
और आर है, यानी कि सिर्फ अभी तक बी और डी रेस में शामिल है। ये 60 सेंटेंस में, सॉरी, बी और डी रेस में शामिल है। द टीचर्स सेड टू अस, कॉमा इन्वर्टर कॉमा, वी ऑल आर इंटेलिजेंट चिल्ड्रन बट आर नॉट सिंसियर इन आवर वर्क। द चिल्ड्रन सेड टू अस, यू ऑल आर, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है अस, वी हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर डी ही करेक्ट है, बी भी इसका रेस से बाहर हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस 17 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकली एरर। किस पार्ट में इसमें ग्रामेटिकली एरर है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि यस्टरडे द फार्मर इन हाथरस राउंडेड अप अबाउट 25 abandoning cows and bulls and took them to a dairy in a truck। अब यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ मतलब आपको एंड दिख रहा होगा। देखिए कंजक्शन के बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन ये रूल नहीं आपको पीछे छोड़ेगा एंड बटोर का। जो मुझे लगातार फॉलो कर रहे हैं वो तो समझ ही गए होंगे कि भाई ये तो रूल पीछे छोड़ ही नहीं रहा है। तो उन्हीं रूल को रट लो उन्होंने यार, बार बार क्यों जरूरत पड़ी आपको रूल्स रटने की? अच्छा, आप क्यों अच्छे टीचरों के नोट्स, मुझे पता है बुक्स लोग सर्च मारते हैं बड़े बड़े सेंटर्स की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उनको पढ़ करके। मैं बता दूँ आपको, आप सिर्फ वो पढ़ें जो एग्ज़ाम में आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिस सेट बोल रहे हैं। आप लगातार मेरे साथ प्रैक्टिस सोल्व कर रहे हैं, मैं अपने आप से तो कुछ पढ़ा नहीं रहा आपको। प्रैक्टिस सोल्व है, प्रैक्टिस सेट है, मैं इनको सोल्व करा रहा हूँ बस अपने अंदाज में। ये जो मेरा अंदाज है मैं इससे बाज नहीं आऊँगा, ये ध्यान रखें आप। मैं आपको रूल्स रटवा करूँगा, मैंने कसम खा रखी है आपको। मैंने अगर 100 में से 90+ नंबर ना लगवाए अंग्रेजी में तो ये जिम्मेदारी मेरी। बस आप हाथ बांध के मत बैठना, कहीं आपने वीडियो को बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर रखी हो। देखिए इतना जब मैंने करने की कसम खा ली है तो आप भी थोड़ी सी कसम खा लीजिए कि वीडियो को डायरेक्ट देखा करें। बस इतना सा काम करना आपको मेरा। वीडियो को डाउनलोड करके नहीं देखना है, वीडियो को डायरेक्ट देखना है, अपने 2 फ्रेंड्स को शेयर करना है। आपके घर में जितने भी फ़ोन हैं उन सबसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इतनी शिद्दत से आपको पढ़ा रहा हूँ तो इतना मेरा आप पे हक बनता है। अगर आप मेरे पास होते तो मैं आपको फ़ोन लेके खुद कर देता। यस, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप मुझे अपना बड़ा भाई समझें, छोटा भाई समझें, कुछ भी समझ के आप इसको काम को करिए। एंड बटोर के दोनों तरफ यहाँ सेम रहेगा। एंड के बाद वाले पार्ट में लगाई उसने सेकंड फॉर्म टुक। अब एंड के पहले लगाया उसने अबैंडनिंग, ABANDONING, ये है आपके ING फॉर्म। अब ये तो कन्फर्म है कि सेंटेंस आपका रॉन्ग है। कौन सा पार्ट गलत है? यही गलत है भाई, क्योंकि सेंटेंस में यस्टरडे आ रहा है। भाई कहाँ हैं आप? यस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस, एगो, ये सब अगर वर्ड हो तो कैसे बनता है सेंटेंस आपका? पास्ट इंडेफिनेट में। तो आप टुक तो सही है, लेकिन आपको इसे अबैंडनिंग को अबैंडन्ड बनाना होगा, सेकंड फॉर्म बनानी होगी इसको आपको। हालांकि आपको कुछ नहीं करना है, मैं बता दूं आपको, एग्जाम में जाकर कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एरर निकालनी सीखनी है, बस बात खत्म। आप ये सीख जाइए मेरे साथ, और कुछ नहीं है। यस, वो बड़ा एक अच्छी बात याद आ रही है, लेकिन सोच रहा हूँ बताऊँ ना बताऊँ। वो किसी ने कहा ना कुछ नहीं रखा इन बातों में और खुरपा आ जाने हाथों में। तो याद रखें भैया, आपको सिर्फ और सिर्फ एरर निकालनी सीखनी है, गलती निकालनी, कुछ नहीं करना। आपको एरर ठीक भी नहीं करके आने एग्जाम में, वो सीख लीजिए आप। इसका बी पार्ट एरर है। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। व्हेन वी रीच द बीच द फिशरमैन वर ऑफ लोडिंग द फिश। व्हेन वी रीच्ड द बीच, रीच्ड यानी कि सेकंड फॉर्म। क्या है आपकी? ये सेकंड फॉर्म है। 18 सेंटेंस देखिए, क्या है आपकी? सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म है। यस, उसके बाद अगला लगाया उसने वॉज वर प्लस ING, वॉज वर प्लस ING। अब यहाँ पे अगर मैं दोनों को पैसे बनाने बैठूँ तो यहाँ पे आना चाहिए वॉज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर आना चाहिए वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। चलो चलते हैं। पहले सेंटेंस को अगर मैं देखूँ तो व्हेन वी रीच द बीच द फिश वर बीइंग ऑफलोडेड बाय द फिशरमैन हो सकता है। व्हेन वी रीच द बीच द फिशमैन हैव बीन, रेस से बाहर। व्हेन वी रीच द बीच द फिशरमैन वर बीइंग, जी नहीं, फिशरमैन नहीं, सब्जेक्ट जो बन जाएगा द फिश बन जाएगा, सी भी बाहर। व्हेन वी रीच द बीच द फिश वर ऑफलोडिंग, यहाँ पे बीइंग नहीं आया, डी भी बाहर। इसका ऑप्शन अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा ए, क्योंकि उसने इसको ना बनाकर सिर्फ इस पार्ट को बनाया आप एस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। 18 का आंसर है आपका ए। चलते हैं 19 पे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको बताना है इसका अंडरलाइन वर्ड का जो इडियम है इसका क्या मतलब है। CI2I, CI2I मतलब सहमत होना। क्या होना? किसी से सहमत होना, एग्री होना। डिस्कस, थिंक विद ईच अदर, वांट टू सी ईच अदर, एग्री विद ईच अदर। यस, सी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। तरु आस्क मी व्हाट डिड यू बाय फ्रॉम द मॉल यस्टरडे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है डिड, यानी कि सेकंड फॉर्म। यस, आपको दिखना चाहिए सेंटेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, बिकॉज आप डायरेक्ट इंटर बना रहे हैं।
यस्टरडे दिख रहा है आपको, द प्रीवियस डे दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? प्रीवियस डे दिखना चाहिए। अब देखिए सेंटेंस में कितनों में है। सेंटेंस जुड़ेगा डब्ल्यू फैमिली से ही, पहला जुड़ा, दूसरा जुड़ा, तीसरा जुड़ा, फोर्थ जुड़ा। फोर्थ को बाहर निकाल दीजिए डी में, क्योंकि डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए था, ना कि हैड, इसलिए डी आपका रेस से बाहर। सी में आई वॉज बाइंग लगा दिया, इसलिए ये रेस से बाहर। बी में भी डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद उसने डिड लगा दिया, इसलिए रेस से बाहर, बी भी रेस से बाहर। अब बस मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मैं तो बताऊंगा इसका आंसर क्या है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। सेंटेंस नंबर आपका 21। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। शी वॉज एंग्री, 21 देखिए। शी वॉज एंग्री एंड क्लोज द डोर विद अ डैश, विद अ डैश, विद अ बैंग, धमाके या जोर की आवाज़ के साथ में, विद अ क्रैश मतलब आवाज़ टूटने की आवाज़ से, विद अ क्रीक चरमराने की आवाज़, और विद अ थर्ड विद अ थर्ड किसी वस्तु के ज़मीन पर गिरने की आवाज़। इसका आंसर हो जाएगा पहला ही, विद अ बैंग। चलिए सेंटेंस नंबर 22 आपका एक वर्ड आपको बताना है इसका एंटोनियम्स। वर्ड आपका वर्बोस। वर्बोस मतलब जरूरत से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करने वाला, यानी कि शब्दों का इस्तेमाल करने में एक्सपर्ट कोई व्यक्ति। तो ब्रीफ संक्षेप में, टॉकेटिव बातूनी, पॉलिश चमकदार, वर्डी यानी कि शब्दों को यूज़ करने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रीफ, संक्षेप में बताना। क्या बताना? संक्षेप में, यानी कि इन शॉर्ट। पहला इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज आपको बताना है अपोजिट। आपको बताना है कि ब्रैकेट पार्ट में क्या गलती है और ये कैसे ठीक हो सकता है। देखिए ब्रैकेट पार्ट में क्या गलती है ये तो अब आप भी बता सकते हैं, कि सारी जिम्मेदारी मैंने ले ली। देखिए उसने कहा कि ही शुड नॉट हैव कैरी। याद करो जरा, कुछ याद करो अपना पवन पुत्र बालपन। मैंने आपको बताया कि ये एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है, लेकिन हैव की फैमिली के साथ हमेशा आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि नहीं है। कैरी की जगह यहाँ होना चाहिए था कैरिड। क्या होना चाहिए था यहाँ पे? कैरिड। तो ये है आपका सिर्फ और सिर्फ ए पार्ट में ही, इसका 23 का आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे भैया। शी प्लेज अ प्रॉब्लम वेज, सॉरी प्रॉब्लम पढ़ लिया गलती से, प्रोक्लीन वेज विद अ जेंटल मैनर ऑन द विंडो सिल। 24 यहाँ पे गौर कीजिए, इन सेंटेंस में इन अ जेंटल मैनर कहा है उसने, विद अ जेंटल मैनर सॉरी, यहाँ पे होना चाहिए था इन अ जेंटल मैनर या फिर इन अ जेंटल स्टाइल 24 में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। या फिर आप अच्छा होगा कि विद अ जेंटल मैनर की जगह हटाइए दे उठा करके, विद अ जेंटल मैनर पूरा हटा दें और आप इसकी जगह लगा दें जेंटली। क्या लगा दें? जेंटली। पूरा हटा करके लगा दीजिए जेंटली। बस इससे बेहतर तो कुछ होगा ही नहीं। यस, क्योंकि सी में भी उसने स्टाइल कर दिया मैनर की जगह, तो मैं दो मिस्टेक एक सेंटेंस में नहीं ठीक कर सकता। इन तो मैंने कर ही दिया जेंटल, हाँ विद को हटा करके, फिर मैं कैसे मैनर को हटा के स्टाइल करूँ, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए आप सिर्फ इसका ऑप्शन लगा दें 24 का, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगला है आपका वोकेबलरी। स्क्वालिड गंदा, बहुत ही गंदा किसी का होना। आपको बताना है एंटोनियम्स। फिल्थी माने गंदा, साइलेंट मतलब शांत, क्लीन माने साफ, इन्फेस्टेड भी नहीं होने से आंसर हो जाएगा सी क्लीन। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस। द बॉय आस्क्ड हिज मदर इफ देयर वाज एनी केक लेफ्ट इन द फ्रिज। इफ देयर वॉज लगाया, आपको ढूंढना है इज एम आर। क्या ढूंढना है आपको? इज एम आर। इस सेंटेंस आपका है इफ से स्टार्ट, इसका मतलब स्टार्ट होगा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से। द बॉय आस्क्ड हिज मदर इज देयर एनी केक लेफ्ट इन द फ्रिज। 26 सॉरी, पहला लग रहा है सही लेकिन दूसरा गलत है, इजंट है, जबकि ऊपर सेंटेंस में इजंट नहीं है। थर्ड में वॉज लगाया, रेस से बाहर। फोर्थ में द मदर आस्क्ड द बॉय इज देयर एनी केक लेफ्ट इन द फ्रिज। इज देयर एनी केक लेफ्ट इन द फ्रिज। क्या गलती है दोनों में? ठीक तो है। अच्छा सॉरी, सेंटेंस फॉर्म कर दिया द मदर आस्क्ड द बॉय, यहाँ पे रूप चेंज कर दिया शुरू का उन्होंने, जबकि द बॉय आस्क्ड द मदर होएगा, यानी कि इसके अंदर ए हो जाएगा। His chances of winning both the races seems light to me. Identify the segment in the sentence which contains the grammatical error. जी मुझे लगा था ये वन वर्ड आ गया, तो आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। कह रहा है कि his chances of winning both the races seems light to me। देखो ध्यान से यहाँ पे उसने कहा, यहाँ गौर से देखना सेंटेंस को मेरे साथ ही। his chances दिख रहा है ना? यस। ऑफ विनिंग द रेसेस दिख रहा है, ऑफ विनिंग
ऑफ दिख रहा है तो आपको ये भी दिख रहा होगा ऑफ एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद वाले को हम कुछ नहीं मानते। बोथ द रेसेस, बोथ दो के लिए लगता है, यस। अब आप क्या इसके लिए सीम्स लगाएंगे, डबल एस एस लगाएंगे, या फिर इसके हिसाब से डबल एस एस लगाएंगे? आप नहीं लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट में एस या ई एस हो, यानी कि कुल मिला के मैंने बताया कि अगर नाउन में एस या ई एस हो तो वर्ब में एस या एस नहीं आएगा, और अगर नाउन में एस या ई एस ना हो तो वर्ब में एस या ई एस नहीं आएगा। इसके लिए बड़ा पैरा एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ाता हूँ, लिखूंगा नहीं, सिर्फ बोल लूँगा। इविल आइज गो टू हेल, इविल आइज गो टू हेल और इविल आई गोज टू हेल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी फिलहाल। नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ। एन ओल्ड मैन विद स्टील रिम्ड spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road. There was a pontoon bridge across the river, and carts, trucks, and men, women, and children were crossing it. The mule-drawn carts staggered up the steep bank from the bridge, with soldiers helping to push against the spokes of the wheels. The trucks ground up and away, heading out of it. All the passengers plodded along in the ankle-deep dust, but the old man sat there without moving. He was too tired to go anywhere any further. It was my business to cross the bridge, explore the bridge head beyond, and find out to what point the enemy had advanced. I did this and returned over the bridge. There were not so many carts now and very few people on foot, but the old man was still there. Where do you come from? I asked him. From San Carlos, he said and smiled. That was his native town, and so it gave him pleasure to mention it, and he smiled. I was taking care of animals, he explained. Oh, I said, not quite understanding. Just, he said, I stayed, you see, taking care of animals. I was the last one to leave the town of San Carlos. He did not look like a shepherd, not a hard man, and I looked at his black dusty clothes and his grey dusty face and his steel rimmed spectacle, and said, what animals were there? Were they? And various animals, he said, and shook his head. I had to leave them. I was watching the bridge and the African looking country of the Ebro Delta, wondering how long now it would be before we would see the enemy. What animals were they? I asked. There were 3 animals altogether, he explained. There was 2 goats and a cat, and then there were 4 pairs of pigeons. And you had to leave them? I asked. Just because of the artillery. The captain told me to go because of the artillery. And you have no family? I asked, watching the far end of the bridge where a few last carts were hurrying down the slope of the bank. No, he said, only the animals. I settled. The cat, of course, will be all right. A cat can look out for itself, but I cannot think what will become of the others. What politics have you? I asked. I am without politics. He said, I am 76 years old. I have come 12 kilometers now, and I think now I can go further. No further. This is not a good place to stop, I said. If you can make it. There are trucks up the road where it forks for Tortosa. I will wait a while, he said, and then I will go. Where do the trucks go? Towards Barcelona, I told him. चलिए, मैंने बहुत तेज़ी से पढ़ा पैराग्राफ को। सेंटेंस पढ़ते हैं कि वेयर वॉज द ओल्ड मैन कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आया था? सेंट कॉर्लोस से। इसका जिक्र सेंटेंस में बहुत आराम से होगा, पता चल गया होगा। व्हाट वॉज नरेटर्स ड्यूटी, नरेटर्स की ड्यूटी क्या थी? नरेटर्स की ड्यूटी क्या थी? ऑप्शन देखिए। टू फाइंड आउट हाउ क्लोज टू ब्राइट ब्रिज हैड द एनिमी हैड एडवांस, यानी कितनी नज़दीक तक दुश्मन बढ़ चुका है, ये इसकी ड्यूटी थी। इसका आंसर पहला ही हो जाएगा। ऑफ द एनिमल दैट द ओल्ड मैन हैड लेफ्ट बिहाइंड हु वुड टेक केयर ऑफ इट सेल्फ दैम सेल्फ। ये यहीं पे देखें अगर आप पैरे में, तो इसी पैरे में जिक्र हुआ है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पैरा देखें कैट के बारे में जिक्र हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट, अ कैट कैन लुक आउट फॉर इट सेल्फ, यानी कि कैट इसका आंसर हो जाएगा। 31 द ओल्ड मैन सेट बाय द साइड ऑफ द रोड बिकॉज ही वॉज टायर्ड, he wanted to survey the scene, he was waiting for the truck, he was too tired to walk further, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। द ओल्ड मैन वॉज वरीड अबाउट, क्यों था वो दुखी ओल्ड मैन? देखिए फटाफट से पढ़िए। बिकॉज द सेफ्टी ऑफ हिज एनिमल, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं 33 पे। द टाइटैनिक वॉज कंसिडर्ड एज सेफ दैट इट कैरिड ओनली 20 लाइफ बोट। चलिए, द टाइटैनिक वॉज कंसिडर्ड एज सेफ दैट,
यहाँ पर उसने इस्तेमाल करा एज सेफ दैट का, जबकि ये कोई रूल नहीं है, रूल है सो दैट का। किसका रूल है आपका? सो दैट का। तो यहाँ पर हो जाएगा सो मच सेफ दैट या फिर सो सेफ दैट। 33 का डी आंसर ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, द ट्रॉफी माइट बी वन बाय अस। उसने इस्तेमाल करा माइट बी का, यानी कि उसने पहले ही इसको पैसिव बनाया हुआ, माइट बी प्लस थर्ड फॉर्म। आपको बनना होगा माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म, माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म कितनों में है? द ट्रॉफी माइट विन अस, ही वुड विन द ट्रॉफी, वी माइट विन द ट्रॉफी, क्योंकि अस जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन चुका होगा और इसका बन चुका होगा वी, यानी कि इसका सी आंसर हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। गिवन द बिलो आर 4 सेंटेंसेस, 3 ऑफ विच आर जम्बल। इनमें से 3 हैं आपके जम्बल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। मोनार्क बटरफ्लाइज आर इम्पोर्टेंट pollinators, but their global population is falling. Scientists think that habitat loss and pesticides probably cause this. There was an 86% fall in the number of butterflies that they saw in California. An organization found that there were very few monarch butterflies visiting during this 2018 winter. देखिए ऑप्शन में अगर आप गौर करें तो सेंटेंस में ए के बाद बी की ही रिक्वायरमेंट है। यस, ए के बाद बी की रिक्वायरमेंट है और ए के बाद बी सिर्फ सी में आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट भी कुछ इसी तरह का सेंटेंस है 36। इसको देखो ध्यान से, क्या कह रहा है? कह रहा है कि देयर वॉज अ सेरेमनी इन विच साउथ एंड नॉर्थ कोरियन रोड्स एंड रेलवेज वर कनेक्टेड। ये तो पहला हिस्सा हो गया। अब चलते हैं आगे। South Korea believes that this shows that the countries are willing to work together on rail and road modernization. The event was symbolic, but it is another step towards peace. ये थी आपकी एक इवेंट। क्या थी आपकी? सेरेमनी के लिए इस्तेमाल किया उसने इवेंट का, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए के बाद सी। ए के बाद सी जो कि 2 में है, ए में भी है और डी में भी है, ए के बाद सी। अब चलते हैं आगे। साउथ कोरिया सेड दैट कंस्ट्रक्शन विल गो ऑन वाइल नॉर्थ कोरिया इज क्लोजली वॉच। जी नहीं, पहले बी की बात हुई है। साउथ कोरिया बिलीव दैट दिस शोज दैट द कंट्रीज आर विलिंग टू वर्क टुगेदर ऑन रेल एंड रोड मॉडर्नाइजेशन, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, यानी कि ए के बाद सी के बाद बी और बी के बाद डी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस आपको बताना है कि ब्रैकेट पार्ट सेंटेंस ठीक है या नहीं। 37 सेंटेंस कह रहा है कि वी सॉ सम फार्मर टू टिलिंग देयर फील्ड। वी सॉ सम फार्मर टू टिलिंग देयर फील्ड्स। यहाँ एक बात का ध्यान रखें, ये 2 वर्ड मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले भी बताया मैंने कई बार। एक तो वर्ड होता है सी, दूसरा होता है वॉच। अगर सी के बाद हमें कभी कोई वर्ब लगानी हो तो वो हमेशा आती है जीरेड फॉर्म में, और वॉच के बाद हमेशा आती है फर्स्ट फॉर्म में। मैंने कहा आई सॉ अ डांसिंग गर्ल, अ डांसिंग डॉल, आई वॉच्ड अ डांस डॉल। तो यहाँ पे यस, सी के बाद आईएनजी फॉर्म, वॉच के बाद फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखें हमेशा। तो यहाँ पे सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म होना चाहिए थी टिलिंग, तो इसका आंसर सिर्फ बी हो सकता है और कोई इसका आंसर नहीं हो सकता, यानी कि 37 का आंसर हो जाएगा आपका बी। चलते हैं 38 पे। काव्या सेड टू हर मदर प्लीज़ लेट मी वियर योर, एक मिनट, ग्रीन सिल्क साड़ी टुडे। सेंटेंस में आया है प्लीज़, तो आपको सबसे पहले ढूंढना होगा रिक्वेस्टेड। क्या ढूंढना होगा आपको? रिक्वेस्टेड कितनों में है? पहले में, हालांकि रिक्वेस्टेड किसी में भी नहीं है, ओह सॉरी डी में है। यस, काव्या रिक्वेस्टेड हर मदर टू लेट मी वियर हर ग्रीन साड़ी दैट डे। काव्या एंटर्ड हर मदर टू लेट हर वेयर हर ग्रीन साड़ी, सिल्क साड़ी दैट डे। टू लेट मी वियर, यहाँ मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट काव्या, काव्या के लिए यहाँ पर हर हो जाना चाहिए जो कि पहले में है। दूसरे में दूसरा रिश्ते से बाहर दैट से जुड़ा है, तीसरा रिश्ते से बाहर इफ से जुड़ा है। काव्या रिक्वेस्टेड हर मदर टू लेट मी, यहाँ पे सिर्फ मी की वजह सेंटेंस ही बाहर हुआ है रिश्ते से, बाकी इस सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं इसका ऑप्शन डी लगा सकता था अगर यहाँ पे मी को वो हर कर लेता तो, इसलिए फ़िलहाल अभी मैं इसका आंसर डी नहीं लगाऊंगा। 38 का आंसर हो जाएगा आपका ए। यस, चलते हैं 39 पे। इन द इंटरव्यू शी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन विद डैश। सी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन विद डैश। 29। अब सेल्फ स्टीम की यहाँ जरूरत नहीं है, आत्मसम्मान।
अश्योरेंस सॉरी इंश्योरेंस तो बीमा वगैरह, एश्योरेंस आश्वासन और कॉन्फिडेंस तो आपको पता ही है। इन द इंटरव्यू सी आंसर ऑल द क्वेश्चन विद कॉन्फिडेंस। 30 नहीं 40 देखिए, कह रहा है कि marijuana is gaining popularity around the world and Thailand became the first Southeast Asian country to legalize it. Beginning with the new year, people will be able to use it as a medicine or study it. कोई जिक्र नहीं हुआ इसका। However, they will be able to carry certain amounts of the drugs. ये भी जिक्र नहीं है। According to the new law, the production, import, export, possession and use of marijuana product will be legal for medical purpose. चलिए यहाँ अच्छा होगा कि आप ए के बाद सीधा डी लगाए। क्यों? क्योंकि मैरिजुआना का जिक्र जो ऊपर हुआ है वही सीधा डायरेक्ट डी में हुआ है। यस, तो इसका आंसर ए डी होगा। ए डी कितनों में है? सिर्फ सी में है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। नेक्स्ट आपका वोकेबलरी बेस 41 कह रहा है कि एक्सपेंडेबल वर्ड है आपका एक्सपेंडेबल, जिसे बढ़ाया जा सके। एक्सपेंड से बनाया, एक्सपेंड मतलब बढ़ाना, जिसे बढ़ाया जा सके। बताना है आपको सिनोनिम। फ्लेक्सिबल लचकदार, रेजिस्टेंट रोकना, रिजिड का मतलब होता है सख्त, स्ट्रेट सीधा। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में इसका आंसर हो जाना चाहिए फ्लेक्सिबल, और कोई इसका ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट है डैश कैन प्रूव फेटल वैन ऑपरेटिंग कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी। टायर्डनेस, नर्वसनेस, नेग्लिजेंस और डिस्टर्बेंस। यहाँ पे अच्छा होगा कि अब इसका आंसर लगाएं नेग्लिजेंस, क्योंकि लापरवाही से ही यहाँ पे फैलेगी कोई भी चीज़। नेग्लिजेंस कैन प्रूव फेटल व्हेन ऑपरेटिंग कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी। अगर आपकी लापरवाही होगी तो ही घातक चीज़ें जो हैं जटिल होती चली जाएंगी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे है एक इडियम बड़ा प्यारा, पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक कितना इजी काम है ना, और कितना अच्छा लगता है जब बर्थडे हो आपका और आपको केक का पीस करना है। यानी कि बहुत इजी कार्य है। इस इडियम का मतलब हो गया क्या? इजी कार्य, आसान कार्य। आपको ढूंढना है इसके ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से इसके फिट बैठ सकते हैं। आउट ऑफ हर रीच, बियॉन्ड हर कैपेसिटी, वेरी इंजॉयबल, वेरी इजी। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं आइडेंटिफाइड द सेगमेंट। आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। और नेवर स्विच ऑन हिज टीवी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फुल वॉल्यूम, एट फुल वॉल्यूम, मैंने गलत पढ़ लिया। यहाँ पे सेंटेंस देखिए, कह रहा है कि ओवर नेवर, उसने कहा ओवर नेवर, NEIGHBOUR, नेबर यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर ही वर्ब होनी चाहिए थी यहाँ पे। तो यहाँ पे स्विच की जगह अच्छा होगा कि आप स्विचेस कर दें, सिंगुलर वर्ब कर दें इसको, स्विच ऑन, यानी कि इसका सी पार्ट हो जाएगा रॉन्ग। स्विच की जगह स्विच ऑन होना चाहिए था। नेक्स्ट है व्हेन आई रीच्ड होम डिनर वॉज बीइंग सर्व्ड। जब मैं घर पहुँचा तो डिनर सर्व किया जा चुका था। यस, आगे देखें। स्टिल टॉकिंग ही ओपन द मैच बॉक्स एंड अ वेरी अनॉयड स्कॉर्पियन केम आउट ऑफ द बॉक्स। हैविंग फिनिश हिज मील माई ब्रदर लैरी ब्रॉट सिगरेट एंड इन ऑर्डर टू लाइट वन picked up the matchbox from the shelf. I placed the matchbox with the scorpion it in on a shelf in the dining room and joined the family. अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस पे ध्यान से गौर करें आप। यहाँ पे सेंटेंस में खाना खाने की बात हो रही है। खाना खाने के तुरंत बाद when I reached home dinner was being served. I placed the matchbox. यहाँ पे still talking the he opened the matchbox. Having finished, देखिए सी है पहले यहाँ पे। खाना खाने के बाद क्या लाया वो? सिगरेट लाया। क्या लाया वो खाना खाने के बाद में? सिगरेट। फिर सिगरेट को उसने जलाने की सोची, यानी कि सी और बी इकट्ठा आएगा, ध्यान रखें आप। सी और बी कितनों में इकट्ठा है? वो आपका सी में है और डी में है। अब इसका आंसर या तो सी होगा या फिर डी होगा। व्हेन आई रीच्ड होम डिनर वॉज बीइंग सर्व्ड। आई प्लेस द मैच बॉक्स विद द स्कॉर्पियन इन इट ऑन अ शेल्फ इन द डाइनिंग रूम एंड जॉइन द फैमिली। देखिए यहाँ पे ए के बाद डी लगाइए, उसके बाद सी और बी इकट्ठा आ जाएगा, ADCB, फिर उसके बाद बाकी जो भी रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट। आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। यू कुड फाइंड जो आवर हाउस इजीली। देखिए सेंटेंस में उसने कहा यू कुड फाइंड आवर हाउस। अभी फिलहाल मुझे जरूरत है आगे पढ़ने की, क्योंकि सेंटेंस है क्वेश्चन टैग पर आधारित। क्वेश्चन टैग में क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अगर अफर्मेटिव हो तो नेगेटिव, और नेगेटिव हो तो अफर्मेटिव। अच्छा होगा आप इसको बनाएं कुडंट यू, लेकिन यार दुख की बात तो ये है कि यहाँ कुडंट यू ऑप्शन में है ही नहीं।
किसी भी ऑप्शन में यहाँ कुडंट यू का इस्तेमाल उसने नहीं किया। अब आपकी मजबूरी है कि आप कुड को सेकंड फॉर्म मानते हुए कैन की, किसकी, कैन की सेकंड फॉर्म मानते हुए आप इसे डिडंट यू बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डिडंट यू। तो ऑप्शन में डिडंट यू पहले ही दे रखा था उसने आपको, लेकिन क्या मजबूरी हो सकती है यहाँ पे, नहीं यार, ये आपको बताना था एरर किस पार्ट में है। सॉरी मैं गलत लेगा सेंटेंस को, मुझे लगा कि इसको इंप्रूव करना है और यहाँ पे इसकी जगह कुछ हमें यूज़ करना है। डिडंट यू की जगह कुडंट यू होना चाहिए था, मैं गलत ले गया सेंटेंस को। मुझे लगा कि ये इस पार्ट को मैं ठीक करना है, इसकी जगह बताना है कौन सा ऑप्शन आएगा। अब मैं उसी ऑप्शन पर चलता चला गया, मुझे ऑप्शन दिखा नहीं कोई, तो फिर मैंने मजबूरी का नाम महात्मा गांधी डिडंट लगाया। देखिए आप भी ऐसा कर सकते थे, बिकॉज कुड सेकंड फॉर्म भी है कैन की, ये आप भी कर सकते थे। जब मजबूरी होगी तो करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कुडंट यू होना चाहिए था जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका डिडंट यू पार्ट गलत है। यानी कि कुल मिला के बात यह है, आई वॉज डैश वैन माई कज़न फ्रॉम अमेरिका कॉल्ड ऑन मी। आई वॉज डैश देखिए ऑप्शन में क्या क्या दे रखे उसने हमें, वोकेबलरी बेस्ड है और कुछ सेंटेंस में ग्रामेटिकली रूप यही है इसके अंदर। यहाँ पे कह रहा है कि पहला ऑप्शन है बेनिफिटेड, चार्म, डिलाइटेड और सेटिस्फाइड। आई वॉज डिलाइटेड, आई वॉज डिलाइटेड, मैं बहुत खुश हुआ। वैन माई कज़न फ्रॉम अमेरिका कॉल्ड ऑन मी, यस, कॉल्ड ऑन एक फ्रेज वर्ब है आपका, अभी थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ाया। कॉल ऑन कौन होता है, आके मिलना, आकर मिलना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डिलाइटेड यानी कि सी। 48 आपको बताना है इसका पैसिव एक्टिव फॉर्म, ये पहले से आपका पैसिव बना हुआ है, आपको दिख रहा है हैज़ बीन, आपको उसको बनाना है एक्टिव, तो आपको लगाना होगा सिर्फ हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म। कितनों में है, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, सिर्फ पहला, इसका आंसर हो जाएगा ए, 48 का ए। 49 आपका वोकेबलरी वर्ड है सबमिसिव, आज्ञा मानने वाला, आपको बताना है एंटोनियम्स, ये हो जाएगा स्टबबर्न, जिद्दी। 49 का आंसर हो जाना चाहिए स्टबबर्न, जिद्दी, और कुछ इसका ऑप्शन नहीं बैठ रहा है। आपको बनाना है एक्टिव, आफ्टर द फूड वॉज ईटन द डिशेज वर वॉश बाय अस। एक पार्ट इसका पहले से ही बना हुआ है पैसिव, एक पार्ट इसका है एक्टिव। सेंटेंस नंबर 50, आफ्टर वी एट द फूड, अच्छा दोनों ही पैसिव, माफ़ी चाहूँगा, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है मैंने, उसको ध्यान नहीं दिया, दोनों पार्ट पैसिव है। सो यहाँ पे वॉज प्लस ईटन है तो आपको बनाना होगा सेकंड फॉर्म। अगले में भी वर प्लस वॉज है, उसको बनाना होगा सेकंड फॉर्म। आफ्टर वी एट फूड वी वॉज द डिशेज, इसका आंसर पहला ही ठीक हो जाएगा और कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि दूसरे में वर बीइंग, वर ईटिंग है, तीसरे में आर ईटिंग है और अगले में हैड वॉश्ड है। 51 दे वेंट फॉर अ भील विलेज फॉर अ डे विजिट, आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर है सिर्फ एरर वाला पार्ट ढूंढना है, बाकी आपको इसमें एरर ठीक नहीं करनी है। देखिए सेंटेंस में, दे वेंट फॉर अ भील विलेज फॉर अ डे विजिट, दे वेंट टू अ भील विलेज, वेंट के साथ यहाँ पे उसने लगाया फोर, आपको इस फोर की जगह लगाना होगा टू, द वेंट टू अ भील विलेज फॉर अ डे विजिट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। सेलेक्ट द करेक्ट इंडायरेक्ट फॉर्म, आपको बताना है इसका इंडायरेक्ट क्या होगा, माई मदर सेड टू मी यू आर लेट अगेन, यू आर दिख रहा है तो आपको बनाना होगा वर, क्या बनाना होगा इसका वर। वर कितनों में है फटाफट से चेक कर लीजिएगा, पहले में आर है इसलिए बाहर, सॉरी जी, दूसरे में वॉज है, तीसरे में एम है और थर्ड में डी में वर है, ये भी हो सकता है ठीक, लेकिन यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है आपका मी का हो जाएगा आई के साथ यहाँ पे वॉज आएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। चलते हैं 53 पे, आपको बनाना है इसका एक्टिव, ही वॉज गिवन सम मनी बाय हिज मदर ब्रदर, आपको लगाया उसने वॉज प्लस गिवन यानी कि थर्ड फॉर्म, आपको लगाना होगा सेकंड फॉर्म, क्या लगाना होगा, सेंटेंस बनेगा हिज ब्रदर से, किससे बनेगा, हिज ब्रदर से, हिज ब्रदर हैज़ गिवन लगाया पहले में इसलिए ये रेस से बाहर हुआ, सेकंड में गेव है, थर्ड में ही लगाया इसलिए बाहर और फोर्थ में गिव्स लगाया इसलिए बाहर, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा बी। 54 सेंटेंस पूरा नहीं है, मैं इसको कराऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो फिर मुझे ऐसा लगता है। तो फिलहाल मिलते हैं आपसे कल पार्ट 2 के साथ में, और साथ ही साथ तैयार रहेगा आज रात 10 बजे भी मेरे साथ में एक क्लोज टेस्ट करेंगे छोटा सा, भले ही वीडियो 5 मिनट की हो, 7 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, 20 मिनट की हो, 1 घंटे की हो, लेकिन करेंगे सिर्फ एक ही क्लोज टेस्ट बस, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। यस, ये तो ये है कि बस थोड़ा सा एक ट्राई मार के देख रहा हूँ 10 बजे वीडियो आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। अगर मुझे लगा कि इस पर व्यूज़ आ रहे हैं अच्छे खासे तो मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा, अगर लगा नहीं आ रहे हैं तो इसको फिर मैं स्किप कर दूँगा, लेकिन चलेगा 10 बजे आपका क्लोज टेस्ट ही, ये ध्यान रखें आप। यस, तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। आपको मैंने आज एक काम दिया है, और काम दिया है आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का, जितने भी घर में फ़ोन हो उन सभी से आपको व्यू बढ़ाने हैं,
लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और अपने फ्रेंड्स को भी, जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन सबको। फिलहाल हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब ब खैर, गुड नाइट।